हेलो। आज हम लोग देखेंगे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियन इलेक्ट्रोलर सिस्टम। क्लास 8 का चैप्टर 5 है, बट ये सारे एग्जाम्स के लिए यूज़फुल होता है। तो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट हो, तो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्ट्रोलर सिस्टम चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में एनसीईआरटी बुक से ही सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इसका मतलब क्या होता है और क्यों ये ज़रूरत है सारे लोगों को। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो वोटिंग राइट्स देता है एवरी इंडियन सिटीजन एज एड 18 ईयर्स। यहाँ पे 18 ईयर्स जिनका कंप्लीट हो जाता है या उससे एवव के जो लोग होते हैं उनको वोटिंग राइट्स प्रोवाइड करता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। इसका मतलब कि किसी भी कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशन और इनकम के बेसिस पे किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए कॉर्नर स्टोन का काम करता है, क्योंकि ये इलेक्शन जो लोकसभा इलेक्शन होता है उसमें लोगों को वोटिंग राइट प्रोवाइड करता है। ये आर्टिकल 326 में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि आपको वोटिंग देने के लिए सबसे पहले आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए वोटर लिस्ट में। कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम ऐसे समझेंगे कि पूरे इंडिया में लोकसभा में आप देखेंगे 550 सीट्स होते हैं, लेकिन स्टेट कितना है? 28। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट साइज, इट मीन्स एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज स्टेट के अंदर सीट्स का डिवीजन होता है। टोटल सीट जो है लोकसभा में 550 है, लेकिन अभी हमारे पास 543 टोटल एमपीज हैं। अगर इंडिया की बात करें तो 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में 3.1 मिलियन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और उसमें से 1.3 मिलियन सिर्फ विमेन है। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा 2,50,000 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रेजेंट का है, लेकिन जब इंडिपेंडेंस हुआ था तब ओनली 13% लोग ही वोटिंग के लिए अलाउड थे। और आज जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देख रहे हैं, उस समय जो फ्रेंचाइज थी यानी वोटिंग राइट्स थी वो यूनिवर्सल नहीं था। इन सब के बावजूद फिर भी हमें ये लगता है कि वाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका नीड ही क्या है? ऐसा क्या है जो इसकी ज़रूरत डेमोक्रेटिक कंट्री को पड़ती है? जैसे पीपल पार्टिसिपेशन, यानी कि वोटिंग राइट के लिए मिलने के बाद हम लोग पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करते हैं, या तो वोट दे करके या एज अ कैंडिडेट हम लोग पार्टिसिपेट करके। जब हम वोट देते हैं तो हम लोग किसी न किसी तरह से इंगेज्ड हो जाते हैं, यानी माइंड वंस फ्यूचर। इट मीन्स हम जब किसी भी मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, हम अपना सीएम चुनते हैं, पीएम चुनते हैं, तो हम अपने 5 साल के फ्यूचर को डिटरमाइन करते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में नो डिस्क्रिमिनेशन, इट मीन्स इक्वालिटी देता है। जैसे कि वोटिंग राइट में आपको ना तो कास्ट, क्रेड, सेक्स, एजुकेशन और वेल्थ, इसके आधार पर किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। एवरीवन इज इक्वल। जब 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है तो वो मेल है, फीमेल है, हर कोई वोट देने जाता है। इसका मतलब यहाँ पे इक्वालिटी दिखलाता है। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सिर्फ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के मिलने से हम किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं पॉलिटिकली अपने कंट्री के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है ब्रीजिंग बैरियर्स इनेबलिंग पार्टिसिपेशन इंश्योरिंग यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। इतने बड़े कंट्री में किस तरह से हम इलेक्शन करवा सकें, ये कोई साधारण बात नहीं है। यहाँ का इंडिया का जो पॉपुलेशन हम देख रहे हैं वो 15 टाइम्स यूनाइटेड किंगडम के और 6 टाइम्स जो है फ्रांस के हैं। यहाँ का जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा अलग है, कहीं पे माउंटेन्स है तो कहीं पे प्लेट्यूज हैं। तो इस तरह के कंडीशन होने के साथ साथ हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना होता है। तो ये सारी जो जिम्मेदारी दी जाती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी जाती है, यानी कि हमारी कंट्री में जो इलेक्शन ड्यूटीज़ का रोल पे प्रोसेस पूरा कंप्लीट करते हैं वो इलेक्शन कमीशन होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही सारे बैरियर को रिमूव करता है और अच्छे तरीके से वोट प्रोसेस कराता है, ताकि कोई भी वोटर छूट नहीं जाए, कोई भी वोटर्स छूट ना जाए। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने 2024 में एक नया प्रैक्टिस शुरू किया था, जिसमें से जो एडल्टली पीपल थे और जो डिसेबल्ड पीपल थे उनको घर से वोट करने का राइट मिला था। इसमें कुछ ऐसे भी वोटर्स थे जो ब्रेली इनेबल्ड वोटर कार्ड उनको प्रोवाइड किया गया था। ए बेस्ट रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस, यानी कि ऐप के थ्रू उनको दिया गया था। इसके अलावा व्हील चेयर एंड रैम्प्स अलाउड प्रोवाइड किया गया था। हेलो फ्रेंड्स, हैं कि द रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन इंडिया का रोल क्या क्या है वो हम लोग इसमें अच्छे से समझेंगे। इंडिया में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें हम लोग जो नेशनल लेवल में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, उसके लिए लोकसभा इलेक्शन होती है जिसको लोअर हाउस भी कहते हैं। ईसीआई को 2 तरह के इलेक्शन मैनेज करना पड़ता है। एक
आपका जो नेशन वाइड होगा यानी कि प्राइम मिनिस्टर के लिए जिसमें लोकसभा इलेक्शन होते हैं, और एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो इलेक्शन होता है जिसमें हम लोग चीफ मिनिस्टर चूज करते हैं यानी कि विधानसभा इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1950 को। इलेक्शन कमीशन के थ्रू लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑफिसेज ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सारे लोग इलेक्ट किए जाते हैं। फर्स्ट टाइम जब जनरल इलेक्शन हुआ था इंडिपेंडेंट के बाद, वो हुआ था 1951 से 1952 तक। इलेक्शन कमीशन के द्वारा कुछ क्रूशियल टास्क भी परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले सेटिंग्स इलेक्शन डेट्स, यानी कि इलेक्शन कमीशन का सबसे पहला काम होता है कि आप इलेक्शन कमीशन का सब क्रूशियल टास्क में से सबसे पहला टास्क आता है सेटिंग इलेक्शन डेट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहले डेट अनाउंस करती है। जैसे अभी 2024 में इलेक्शन हुआ था और नेक्स्ट आने वाले टाइम में 2029 में इलेक्शन होगा, तो वो डेट अनाउंस करेगी कि किस मंथ में किस डेट को कितने राउंड में इलेक्शन होना है। देन रजिस्ट्रेशन का काम होता है, रजिस्टरिंग पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें आप अपना भी पार्टी बना सकते हैं या कैंडिडेट को जो पॉपुलर पार्टी होती है उससे टिकट खरीदनी पड़ती है। नेक्स्ट है इन्फोर्सिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इसको हम लोग आगे भी देखेंगे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, लेकिन ये समझ लीजिए कि बिफोर द इलेक्शन किसी भी तरह का जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है वो किसी भी तरह का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं करेगी, किसी तरह का गिफ्ट नहीं देगी, किसी भी तरह के गवर्नमेंट ऑफिसेज या फिर व्हीकल्स यूज़ नहीं करेगी। इसके बाद है ऑफ सीइंग द इंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस, और किस तरह से वोट होना है, वोट के दिन किसी तरह का कोई दंगा फसाद नहीं हो, रिजल्ट अनाउंस हो अच्छे तरह से। कंप्लीट प्रोसेस जब तक नहीं हो जाता है तब तक ईसीआई काम करती रहती है। कमीशन को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके अंडर में नेशनल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। नेशनल लेवल के अंदर में चीफ इलेक्शन कमिश्नर आते हैं जिसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। स्टेट लेवल के अंडर में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर आते हैं। इसके अंडर में फिर 2 लोग आते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स आरओ और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ईआरओ। नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस। किस तरह से पूरे प्रोसेस है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अबाउट 980 मिलियन वोटर्स हैं हमारे कंट्री में, जिसमें से 543 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, यानी इतनी सीटों पे वोट देना है। ओवर 1 मिलियन पोलिंग स्टेशन, यानी कि जहाँ पे लोग जाकर के वोट देंगे वो स्टेशन सेट करना है। तो ये सारा काम किसका है? ईसीआई का है, इलेक्टोरल कमीशन ऑफ इंडिया। इस ग्राफ को भी हम लोग समझ जाते हैं कि लोकसभा में टोटल 540 एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें कुछ सीट्स रिजर्व हैं। ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें 412 सीट्स जो हैं जनरल कैटेगरी वाले लोगों के लिए है और 84 सीट जो है एससी और 47 है जो एसटी। ये फिक्स्ड है और इसी के बेसिस पे हमारे एमपी का सिलेक्शन होता है। अब इस पिक्चर के माध्यम से समझेंगे कि प्रोसेस ऑफ वोटिंग फॉर द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है। तो फर्स्ट है पोलिंग ऑफिसर्स क्या करते हैं, जो चेक नेम्स ऑन द वोटर लिस्ट एंड आईडी प्रूफ। जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो वो वोटर्स का नेम और आईडी प्रूफ चेक करते हैं। देन उनके फिंगर में एक टिक का निशान लगा दिया जाता है, ये जैसे देख रहे हैं आप, और यहाँ पे कलर लगा दिया जाता है। देन आफ्टर पोलिंग ऑफिसर उस चिट पे टिक करते हैं और उसमें आपका चेक करते हैं फिंगर कि आपने वोट दे दिया है। इसके बाद आप देखेंगे कि वोटर में सारे लिस्ट के नीचे एक NOTA नोटा का भी ऑप्शन होता है, यानी कि नन ऑफ द अबव। आप इनमें से किन्हीं को भी वोट नहीं दे रहे हैं। लास्ट है प्रेस बटन टू द वोट। अब आप ईवीएम मशीन में जाकर के प्रेस बटन दबाएंगे। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, इस तरह से ईवीएम मशीन होता है और ये सारे बटन के बगल में हर कैंडिडेट का नाम होता है, उनका सिंबल होता है, पार्टी का नाम लिखा रहता है। आपको इनमें से जो भी पसंद है आप यहाँ पे इस तरह से प्रेस करके आप अपना वोट दे सकते हैं। ईवीएम मशीन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, PAT यानी कि वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल सिस्टम का भी यूज हो रहा है। ईसीआई के पूरे वर्क प्रोसेस में हम लोगों ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी वर्क देखा था, MCC। एक्चुअली में ये होता क्या है, तो
तो ये कोड ये इंश्योर करता है कि इलेक्शन जो हो वो फ्री और फेयर हो, और जितने भी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी हैं या कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे लिखे हुए रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना कंपलसरी होता है। पहला है रूल्स फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि रूलिंग गवर्नमेंट के लिए भी एक रूल्स बनाया गया है जिसमें द पार्टी इज द गवर्नमेंट मस्ट फॉलो, उनको एक फॉलो करना है कि वो किसी भी तरह से गवर्नमेंट जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे उनको व्हीकल्स प्रोवाइड किया गया है, किसी तरह का हाउस प्रोवाइड किया गया है या कोई एरिया प्रोवाइड किया गया है, उसको इलेक्शन पर्पस के लिए वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो किसी भी तरह का कोई नया स्कीम नहीं लॉन्च कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं कर सकते हैं जिससे कि वोटर्स क्या हो, इन्फ्लुएंस हो कि ये पार्टी काफ़ी अच्छा है। सेकंड है रूल्स फॉर पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी ये रूल बनाया गया है कि पीसफुली तरीके से, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा या किसी भी तरह के दंगा फसाद ना हो, और पीसफुली तरीके से पूरा वोट प्रोसेसिंग कंप्लीट हो। रूल्स फॉर कैंडिडेट में कैंडिडेट के लिए भी है कि वो किसी तरह का कोई गिफ्ट दे करके कैंडिडेट किसी लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, जैसे पैसे देना या गिफ्ट देना, ताकि वो उनको वोट दें। अगर इस तरह की कोई भी कार्रवाई की जाती है तो वो उनको पनिशमेंट भी दी जा सकती है। तो ये तीनों गवर्नमेंट के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए और कैंडिडेट के लिए जो लॉज सेट करते हैं उसी को बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो इलेक्शन के कुछ महीने पहले लागू कर दिया जाता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पहली बार केरला में 1960 में अडॉप्ट किया गया था, और इसका इस्तेमाल जो 1962 के जनरल इलेक्शन में हुआ था एंड 1991 से ये अब पूरा एक्टिव है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हर इलेक्शन में कुछ महीने पहले से लागू कर दिया जाता है। अंडरस्टैंडिंग इलेक्शंस इन इंडिया अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू। इसमें हम लोग देखेंगे कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का वोट कैसे होता है। इलेक्शन को हमारे इंडिया में फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी के भी नाम से जाना जाता है। हमारे कंट्री इंडिया में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग टाइम पे वोट होता है, जैसे लोकसभा नेशनल लेवल के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज स्टेट लेवल के लिए, और लोकल बॉडीज जो सिटी और विलेज के लिए किया जाता है। हमारे कंट्री में टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसकी वोटिंग लोकसभा इलेक्शन में होती है, और इसी में हम लोग किसको चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम लोग एमपीज बोलते हैं। यानी कि लोकसभा इलेक्शन जब होगा तो टोटल जो हमारे पूरे कंट्री का सीट होगा वो 543 होगा, जिसको कंस्टिट्यूएंसीज बोलते हैं, और इस पे जो भी लोगों का इलेक्शन में जीत होगी वो सारे लोगों को हम लोग बोलेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शॉर्ट में एमपीज। वहीं पे जो हम लोग मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए जो होते हैं उनका चुनाव विधानसभा इलेक्शन के थ्रू होता है। इसमें जो हम लोग देखते हैं फर्स्ट पार्ट द पोस्ट, इस वर्ड को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इट मीन्स अगर 4 कैंडिडेट हैं ए बी सी डी, और इन चारों पार्टी को 20%, 30%, 10% और 40%, इट मीन्स ए बी सी डी में से किसी को भी 50% या उससे ज़्यादा का वोट नहीं मिला है। इस कंडीशन में जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा उसी को कंसीडर किया जाता है, या तो ये अपने मेजोरिटी में पार्टी बना सकती है या इस पार्टी से कोलिशन करके टाइम में कोलिशन गवर्नमेंट होता है। कोलिशन का मतलब होता है जब एक या दो पार्टी आपस में मिलकर के अपनी सरकार बनाती है। जैसे यहाँ पे डी को 40% है, अगर डी के साथ ए मिल जाता है तो 40 + 20 यहाँ पे 60% वोट इसके नाम पे हो सकती है, तो यानी पार्टी डी और ए का बन जाएगी। इसी को बोलते हैं कोलिशन ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद आता है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के लिए पीपल जो है डायरेक्ट वोट नहीं देते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इट मीन्स आर्टिकल 84 में लिखा गया है कि जो पीपल वोटिंग के थ्रू एमपीज को चुनते हैं यानी लोकसभा मेंबर को चुनते हैं उन्हीं के थ्रू वोट किया जाता है, और उसके बाद राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं। राज्यसभा की बात करें तो टोटल जो मेंबर हैं 245 मेंबर्स हैं राज्यसभा में, और कोई भी कैंडिडेट जब 30 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया जाता है, जिसमें 233 सीट्स जो होते हैं वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट करते हैं, और जो 12 मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं।
राज्यसभा का जो सीट होता है वो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन होता है, यानी कि जहाँ की जो पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंगली। इसमें जैसे मोस्ट पॉपुलस जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, तो वहाँ पे ज़्यादा सीट होंगी, और लेस पॉपुलस अरुणाचल प्रदेश है, तो वहाँ पे कम सीट होगी। तो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन सीट डिवाइड होता है। लोकसभा को टेम्पोररी और राज्यसभा को परमानेंट हाउस बोला जाता है। लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं। परमानेंट हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। इट मीन्स राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका जो टेनर होता है वो 6 ईयर का टर्म होता है, और 1/3 ऑफ मेंबर हर 2 साल में रिटायर होते हैं और न्यू मेंबर इलेक्ट होते हैं। इसीलिए ये कभी भी हाउस डिसॉल्व नहीं होता है और इसको परमानेंट हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो एक यूनिक तरीके से प्रोसेस किया जाता है, जिसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसमें ये इंश्योर किया जाता है कि अगर कोई स्मॉलर स्टेट भी है उनको भी फेयर रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलेगा राज्यसभा में। इन शॉर्ट में समझने के लिए एमएलएज जो होते हैं वोट इनडायरेक्टली करते हैं, और टोटल जो सीट होता है 250 मैक्सिमम सीट हैं। 245 अभी राज्यसभा के मेंबर हैं, जिसमें 233 राज्यसभा मेंबर जो होंगे वो उसको एमएलएज इलेक्ट करेंगे और 12 मेंबर को प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे। ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्टली इलेक्शन कॉमन पीपल के द्वारा नहीं किया जाता है। इनका जो इलेक्शन होता है वो एमपीज बोथ हाउसेज, इट मींस लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर, इसके अलावा एमएलए जो हर स्टेट के जो मेंबर ऑफ ए लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं वो, और यूनियन टेरिटरी जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी शामिल है, इन सारे लोगों के वोटिंग के आधार पर प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। इसमें जो चुनाव का जो प्रोसेस होता है यहाँ भी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ही फॉलो किया जाता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के समय कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें से कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिनको नॉट इन्वॉल्व, इट मींस इनको इलेक्शन प्रोसेस से पूरी तरह से बाहर रखा जाता है। जैसे नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी 12 मेंबर जो होते हैं उनका नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करती है, तो इन 12 लोगों का पूरे प्रोसेस से कहीं भी इंक्लूड नहीं किया जाता है। नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उनको भी इस प्रोसेस से बाहर रखा जाता है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जहां बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड इन बाई कैमरल लेजिस्लेचर, बाई कैमरल और यूनिकैमरल आप लोग को पता ही होगा। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है जिसमें दोनों हाउसेज होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। और इसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, यहाँ से जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे वो भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होंगे। इन सारे मेंबर्स को इन्वॉल्व ना करने के पीछे बस एक रीज़न है कि यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है वो ओनली डायरेक्टेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वोट टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट। जो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं उन्हीं के थ्रू वोटिंग होगा और उन्हीं के वोटिंग के आधार पे प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। प्रेसिडेंट के बाद अब हम लोग देखेंगे इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव किस तरह से होता है? यहाँ पे जो इलेक्शन होगा वो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, इट मीन्स जो इलेक्शन के थ्रू आए हैं और जो नॉमिनेटेड पर्सन है बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज के जो मेंबर होंगे उनके द्वारा वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होगा। और इसमें भी सिस्टम जो होगा वो सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज किया जाएगा। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उन्हीं को चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा का जो होता है वहाँ पे स्पीकर होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो राज्यसभा के चेयरपर्सन कहलाते हैं। इतने सारे इलेक्शन में कुछ चैलेंजेस भी आती है जो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम को फेस करना पड़ता है, जैसे कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़, रिकॉर्ड्स, वोटर एपैथी, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके वोटिंग प्रोसेस पूरा किया जाता है। पूरे वोटिंग प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट कराने के लिए वोटर को इन्फॉर्मेशन देना और इसमें मीडिया, एजुकेशन, अवेयरनेस कैंपेन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इस प्रकार से ये पूरे चैप्टर को हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।